Hello, good morning everyone. I'm Samir Meena, and in this series of lectures of RPSC Assistant Engineer Civil Engineering Technical, this is our third lecture. In this third lecture, we will study about the type of tender and the tender document. Okay, so what are the different type of tender? uh, डिफरेंट टाइप ऑफ टेंडर सो टेंडर बोलो या कॉन्ट्रैक्ट बोलो क्योंकि टेंडर जब फाइनल हो जाएगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे तो अगर एग्जाम इंटरव्यू वाला पूछ भी लेता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि क्योंकि टेंडर को जब टेंडर में डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट वो जब साइन हो जाएगा तो टेंडर जो है पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज द आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट? तो अभी हमको क्या करना है ये प्राइसिंग के मेथड है कि हमने देखा कि हमने बहुत सारे जो प्रोसेस देखा कि कैसे एक टेंडर इशू किया जाता है। तो उसमें प्राइसिंग का मेथड है ये कि वो कितने रुपए पे छोड़ना है ठीक है, कितने रुपए में वो काम करेंगे, वो जो पैसे देने हैं हमको कॉन्ट्रैक्टर को वो कैसे देगा ठीक है। क्लाइंट जो है गवर्नमेंट है या फिर कोई प्राइवेट बिल्डर है, रियल एस्टेट कंपनी, वो कैसे देगा। अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा कि अभी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का रिलेशन कैसा था तो ये पीछे वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने वो डिस्कस किया था कि टेंडर क्या होता है और टेंडरिंग क्या होता है ठीक है। तो आइटम रेट में हम क्या करते हैं, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे समझना कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। आइटम रेट में क्या होता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी एक्टिविटी होगी। कितना हजार एम क्यूब कॉन्क्रीट डालना होगा, कितना मेट्रिक टन रेनफोर्समेंट डालना होगा, कितना स्क्वायर मीटर में शटरिंग करना होगा, वो सारी एक्टिविटीज होंगी ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मान लो कि उसने 10 मीटर स्क्वायर एक महीने में 100 मीटर स्क्वायर शटरिंग की। शटरिंग मतलब होमवर्क, उसके ऊपर उसने 2 मेट्रिक टन का रेनफोर्समेंट बिछाया और उसके बाद में 50 m³ कंक्रीट कर दिया। तो वो मंथ के लास्ट में क्या बोलेगा, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो जाके क्या बोलेगा कि मुझे एक काम करो कि 2 मेट्रिक टन इंटू उसका कुछ प्राइस उसने डाला होगा जब कॉन्ट्रैक्ट टेंडर लिया होगा ना तब। मान लो उसने 2 मेट्रिक टन प्लस उसको अ, उसने जो रेनफोर्समेंट है वो उसको क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कंपनी दे रही है, बस उसको बांधने के पैसे हैं कि वहाँ पे बिछाने के। वो मान लो वो 3000 रुपये लेता है उस काम के, तो 2 इंटू 3000 प्लस जो 50 m³ वो कॉन्क्रीट डाल रहा है इंटू मान लो 6000 रुपये और फॉर्मवर्क का जो भी क्वांटिटी, तो मतलब क्वांटिटी इंटू जो उसने रेट कोट किया है, जो उसने बोला था कि इसका पर यूनिट में इतने रुपए में, ये आइटम रेट मतलब एक एक आइटम की रेट उसने कोट किया है। तो ऐसा जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है परसेंटेज बेसिस कॉन्ट्रैक्ट। तो परसेंटेज बेसिस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये भी होता आइटम रेट की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो रियल एस्टेट कंपनी है या फिर ये मोस्टली ये गवर्नमेंट वाले करते हैं। गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं कि डेली शेड्यूल ऑफ रेट है जो है, शेड्यूल ऑफ रेट फिक्स होती है। सीपीडब्ल्यूडी जो निकालती है शेड्यूल ऑफ रेट की बुक आती है पूरी, उसमें हर एक्टिविटी के आगे जैसे ब्रिक वर्क करवाना है, रेनफोर्समेंट का काम है, शटरिंग का काम है, उसके आगे उसकी रेट लिखी होती है कि 1 मेट्रिक टन रेनफोर्समेंट सीपीडब्ल्यूडी कितने में करवाएगा ठीक है। तो वो जो भी कंपनी है मान लो कोई भी काम करवा रहा है, हम आगे के एग्जांपल भी देखेंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का, एक पूरा डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। तो जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी करवा रही है वो बोलेगी कि इस शेड्यूल ऑफ रेट जो है इससे कितना परसेंट ज़्यादा लोगे या कम लोगे। तो वो सारी कंपनियां अपना अपना कोट करती है, कोई बोलती है कि मैं इस फिक्स शेड्यूल ऑफ रेट से 6% ज़्यादा रुपए में काम करूंगा, कोई बोलेगी कि 2% कम में कर दूंगा। तो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि 2% कम में कर रहा है तो उसको दे देंगे अगर वो टेक्निकल कॉमर्शियल टेक्निकल बिड उसकी सही है तो ठीक है। तो वो हो जाता है कि फिक्स परसेंटेज वो उसके ऊपर एड ऑन कर देता है ठीक है। उसके बाद लमसम टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि लमसम तो सीधा ठेका देना है, मतलब कि मकान बनाना है, बोला है कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे पूरा, मेरे को ये बना के दे देना ठीक है। लेकिन उसमें फिक्स होना चाहिए लमसम कॉन्ट्रैक्ट हम कब देंगे, जब पूरी चीज़ें फिक्स होंगी कि घर में ये लगवाना है, दीवार इतनी बड़ी होगी, मतलब ड्राइंग्स में कुछ चेंज नहीं हो, ड्राइंग्स पूरी फिक्स है तो ही हम लमसम दे सकते हैं।
नहीं तो क्या होगा, मान लो हमने लमसम दे दिया, बोले 10 लाख में काम करना है, कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया हाँ कर देंगे, ठेकेदार फिर आया तो उसको फिर बोल रहे हैं कि मेरे को तो इसमें लेटरिन बाथरूम में ये अच्छी वाली टाइल लगवानी है, वो वाली टाइल लगवानी है, फिर लड़ाई होगी उनमें। तो इस लमसम तभी देते हैं, सब टाइल का पूरा कलर टाइप, टाइल जो लगेगी उनका पूरा स्पेसिफिकेशन सब क्लियर है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो बोलेंगे लमसम में कर दो, क्योंकि ठेकेदार को भी उस टाइम पता रहेगा कि यार मुझे क्या करना है, इसलिए वो अपना पूरा कैलकुलेशन करके अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के ही बोलेगा कि मैं इतने में करूंगा, ठीक है। अब एक टाइप होता है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट टाइप है कि चाहो तो तुम मानो अपने घर में ही कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ठेकेदार को कि मैं तो आइटम रेट पे दूंगा, कि 1 m³ कंक्रीट का काम करोगे तो उसका रुपए दे दूंगा, ठीक है। अब वो बोलेगा कि उससे पूछना कि 1 m³ कितने पे करोगे, वैसे करता नहीं है आइटम रेट पे कोई घर का छोटा मोटा काम, बट तो 1 m³ का कितना लोगे, वो बोलेगा सर 6,000 रुपये लूंगा, वो 6,000 में उसका अपना प्रॉफिट जुड़ा होगा, ठीक है। तो वैसे सारी चीज़ की उसने रेट बना रखी होगी। परसेंटेज बेसिस पे भी दे सकते हो, लमसम पे तो दे ही सकते हो, देते ही हैं लमसम पे तो, कि 10 लाख में बना देना मकान, ये सब। कॉस्ट प्लस में क्या होता है कि जितना भी खर्चा आ रहा है उनकी सारी बिल जो है वो लाके मुझे दे दो, कि इतना इतना खर्चा आया, प्लस मैं उसके ऊपर आपको कुछ रुपए दे दूंगा, आपका जो प्रॉफिट है वो, और आपका जो मैन पावर जो लग रहा है, लेबर वो सब लग रहा है, लेबर का कॉस्ट वो सब, वो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉस्ट प्लस, कि तुम इस काम को करो, मान लो 10 मेट्रिक टन सरिया आया, सरिया कितने का आया, रेनफोर्समेंट वो आया 48,000 पर मेट्रिक टन का, तो 4 रुपये तो मैं दूंगा ही, प्लस तुमको तुम्हारा जो एम्प्लॉयज़ का खर्चा है, मेरी इंजीनियर्स की सैलरी है, वो सब मैं तुमको अलग से दे दूंगा, और उसके ऊपर तुमको 2-5% का जो भी तुम प्रॉफिट फिक्स हुआ है वो मैं दे दूंगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेंडर्स है बेस्ड ऑन प्राइस बिडिंग, ओके, या कॉस्ट। टेंडर हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलेंगे तो ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। इसमें टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में वो मत होना कि टेंडर जब फाइनल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो टेंडर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, ठीक है, टेंडर जब आता है पूरा तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होके आते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। मेरे पास एक टेंडर डॉक्यूमेंट पड़ा है। टेंडर डॉक्यूमेंट कहाँ से आता है, आजकल टेंडर डॉक्यूमेंट पूरा के पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट उस पे अखबार में नहीं आता, अखबार में एनआईटी आता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। आजकल ज़्यादातर ई टेंडरिंग होता है, मतलब प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन, वेबसाइट्स होती है, उन पे जाओ और वहाँ पे जाके तुमको सारे टेंडर दिख जाएंगे कि कौन कौन से टेंडर निकले हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सब। वहाँ पे जाके कुछ फीस जमा करो और डाउनलोड कर लो पूरी फाइल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम, क्योंकि सबसे पहले एनआईटी आता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जो अखबार में भी आती है, छोटी छोटी रिसिप्ट, छोटी छोटी पर्ची आती रहती है ना, कि ये काम करवाना है पीएचईडी में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये काम करवाना है, ये सब चीज़ें, तो वो होता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है। अब ये एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं पहले बता देता हूँ, जिसके एक डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ। तो इसको पहले ओपन करते हैं हम। ये फाइल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ का टेंडर है, ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बन रहा था, ये अभी बन रहा होगा, इसका कंस्ट्रक्शन 2016 में इसका टेंडर निकला था, इसके डॉक्यूमेंट मेरे पास था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये बनाना है किसको, क्लाइंट, इसमें मैन कौन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो बनवाना चाह रही है अपने लिए एक इंस्टीट्यूट, बट उनके पास तो इंजीनियर होते नहीं, उनको कुछ काम नहीं है इंजीनियर से, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कंस्ट्रक्शन के लिए कोई मतलब और एक्सपर्ट ढूंढेंगे जो इनका, उनकी तरफ से टेंडर का डॉक्यूमेंट बना सके और बाकी कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा सके। तो उन्होंने एक गवर्नमेंट जो पीएसयू है उसको ढूंढा, वो है एनबीसीसी। एनबीसीसी को ये काम दे दिया कि हम आपको कुछ रुपए देंगे, बदले में आप हमको एक काम करो, ये बिल्डिंग बनवा के दो, सारा काम आपको ही करना है, टेंडरिंग का, कंस्ट्रक्शन भी आपको ही करवाना है, और लास्ट पे बिल्डिंग हमको हैंड ओवर कर देनी है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे उसने एनबीसीसी को बोल दिया। अभी एनबीसीसी ने नोटिस इनवाइटिंग टेंडर दिया, कि एनआईटी इशू कर दिया कि हम ऐसे ऐसे ये काम करवाने जा रहे हैं। अब एनआईटी डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये एनआईटी है, ठीक है।
इसमें क्या किया उसने, डॉक्यूमेंट टाइप भी लिखा है, क्या वर्क करवाएंगे वो भी लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट। फिर इसका स्कोप भी लिखा है ब्रीफली कि आरसीसी का काम करवाना है, एक्सटर्नल इंटरनल प्लम्बिंग एसटीपी फायर फाइटिंग सब करवाना है एज पर बिल ऑफ क्वांटिटी। बाकी बिल्डिंग्स का भी लिखा है कितनी कितनी बिल्डिंग्स है, ठीक है। वो सारा उन्होंने एक एस्टिमेट किया है, उसके हिसाब से 217 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ये उनका एस्टिमेशन है, बाकी कंपनियां अपना अपना कोट करके बताएगी, ठीक है। अब इसमें सारी कंपनियां पार्टिसिपेट करेगी, सप्रू जी, आ, और बाकी एल एन टी, टाटा प्रोजेक्ट्स, सब लोग अपने अपना बिड देंगे, ठीक है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी देना होगा इतना पैसा, 2 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना होगा। ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्यों देते हैं कि पहले मतलब ये मनी डिपॉजिट कर दिया, जब तुम बिड बिड सबमिट करोगे ना, कि सारा इन्होंने यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया, अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा अपनी ऑफिस में बैठ के, मैं मतलब एज ए प्राइवेट कंपनी, वो काम करेंगे और वो अपना बिड सबमिट करेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बना के ले जाएंगे, लेकिन उन डॉक्यूमेंट के साथ उनको 2 करोड़ रुपए और देने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे शुरू में ही। नहीं तो वो, क्योंकि अगर बीच से भाग गए वो लोग तो, कि हम तो नहीं करेंगे, तो वो 2 करोड़ रुपए उनके अटक जाएंगे, ठीक है। इनकी सिंसियरिटी शो करने के लिए कि हम सीरियसली काम करेंगे, इसलिए जो एनबीसीसी है पहले ही उनके 2 करोड़ रुपए ले लेंगे, ठीक है। वैसे ये बहुत सारी चीज़ है, कब टेंडर ओपन होगा ये सब एनआईटी में लिखा होता है, तो एक बार अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एनआईटी में क्या लिखा होता है, तो ये सारी डिटेल्स जो है लिखा होता है, ठीक है, लिखी होती है उसमें। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल टेंडर, प्री टेंडर मीटिंग भी होती है एक, अगर सारा टेंडर पढ़ने के बाद भी कुछ कंफ्यूजन है तो यहाँ इस लोकेशन पे एक प्री टेंडर मीटिंग होगी, वहाँ पे एनबीसीसी के ऑफिसर्स होंगे, बाकी प्राइवेट कंपनीज के जो लोग हैं वो जाके वहाँ पे उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपका ये वाली लाइन तो हमको समझ में नहीं आई कैसे है, ठीक है। अब ये देखो, ये टेंडर डॉक्यूमेंट है, ये इस ऑनलाइन साइट पे मिलता है, tenderwizard.com, यहाँ पे ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने एनआईटी दे दिया। अब एनआईटी के बाद क्या आता है, इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एनआईटी इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जो है वो टू बिड सिस्टम वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या होता है कि कुछ एक बिड तो पैसे की तो जाएगी, उसके बाद कुछ कंडीशंस भी होगी कि पैसा कब मिलेगा, तुम्हें काम कैसे करना है, ठीक है, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे होती है। तो कंडीशंस जो होती है कॉन्ट्रैक्ट में वो दो तरह की होती है, एक तो जनरल, जो सब कॉन्ट्रैक्ट में सेम होती है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उठा के देख लो वो सेम रहेगी। एक होती है एससीसी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, ठीक। स्पेशल कंडीशंस मतलब कि वो उस प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड होगी, तो ये समझ में आ गया, जीसीसी और एससीसी। चलो हम पहले जीसीसी को खोल के देखते हैं कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस क्या क्या होती है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट ये काम की चीज़ें हैं, ठीक है, समझना ज़रूरी है। जीसीसी क्या होता है, एक तरह से कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट में सेम होती है। जीसीसी में क्या क्या होगा, डेफिनेशन होगी, परफॉर्मेंस गारंटी, मोबिलाइजेशन एडवांस, ये सब की डेफिनेशंस होगी, काम अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, एक्शन कैसे लेंगे अगर काम टाइम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो, ये सब चीज़ें जो है इसमें होता है, ठीक है। पेमेंट कैसे मिलेगा, मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये सब जीसीसी में ये लोग डाल के रखते हैं, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है इनका। सारा एक एक लाइन ना, कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसके लिए अलग से टीम होती है कॉन्ट्रैक्ट की, एक एक लाइन पे ध्यान देते हैं वो लोग, क्योंकि नहीं तो डिस्प्यूट हो सकता है, फिर केस कोर्ट में केस चला जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है एससीसी, ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में कुछ कुछ माइलस्टोन्स दिए हैं कि फर्स्ट माइलस्टोन कि यहाँ पे इतना इतना काम हो जाना चाहिए, कि एक लेवल तक बता दिया उन्होंने, इतना काम हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो 1% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो उतना पैसा आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। वैसे इसमें स्पेशल कंडीशंस में ऐसी कंडीशंस दी होती है, ठीक है,
कि इतना काम नहीं हुआ तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, आपका इतना पैसा काट लेंगे, ये सब स्पेशल कंडीशंस में होता है। नेक्स्ट होता है बिल ऑफ क्वांटिटी, बीओक्यू जिसको जनरली बोलते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटीज में क्या होता है कि सारे जो है, ये देखो, बिल ऑफ क्वांटिटी में सारी चीज़ों का वो दिया होगा कि रूफिंग वर्क में कितने करोड़ का काम है, ठीक है, एल्युमिनियम वर्क में कितने करोड़ का काम होगा, सारी चीज़ों पे क्वांटिटी भी दी होती है। ये देखो बिल ऑफ क्वांटिटीज में डिस्क्रिप्शन दिया होगा, काम क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि कितना मोर्टार लेना है, कितना सीमेंट का वो रेशियो लेना है। जैसे ब्रिक वर्क है, उसमें सीमेंट मोर्टार जो लेना है 1:6 का लेना है। कितनी क्वांटिटी है इस प्रोजेक्ट में, इतनी है एम क्यूब में। किस रेट पे काम करेगा, दिल्ली शेड्यूल रेट के हिसाब से 4700 रुपये, 4751 रुपये, और उसके हिसाब से ये अमाउंट बनेगा। और यहाँ पे फिर जो कंपनी वाला होगा वो बोलेगा नहीं, हम इसको 4751 रुपये में नहीं कर पाएंगे, हम हमारा तो 5000 रुपये लगेगा, तो वो अपना 5000 यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। और उसके हिसाब से, लेकिन अगर उसका वो ज़्यादा लिखेगा तो उसका ज़्यादा रेट चला जाएगा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बिल ऑफ क्वांटिटीज में यही होता है कि एक तरफ डिस्क्रिप्शन क्वांटिटीज लिखा होता है और रेट लिखा होता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये सब हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, टेंडर के साथ जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि कैसे काम करना है, एक एक स्टेप लिखी होती है कि रेनफोर्समेंट का काम कैसे करना है, फॉर्म वर्क का काम कैसे करना है, ये सब स्टेप्स इसमें लिखी होगी। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है ये भी, ठीक है। वुडन वर्क कैसे करना है, वाटर सप्लाई और सबका काम कैसे रहेगा। तो पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ सकते, हमको सिर्फ जस्ट देखना है कि होता क्या है इसमें। उसके साथ फिर टेंडर ड्राइंग्स भी आती है। अब इसकी टेंडर ड्राइंग्स है ये यहाँ पे। सो ये इसके साथ इसकी टेंडर ड्राइंग्स आ गई, ठीक है, कि ये ड्राइंग्स, ये टेंडर ड्राइंग्स है। इनको देख के आप वर्किंग कर सकते हो। जो ओरिजिनल ड्राइंग आएगी वो थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, ठीक है, ज़्यादा वेरी नहीं करती। उसके बाद ये इंटीग्रिटी पैक्ट आता है एक, कि आप सही से काम तो करोगे ना, हमारे यहाँ पे वो साइन करवा लेते एक पेपर, ठीक है, कि अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करोगे, ये सब से रिलेटेड। तो ये हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। तो यही है बस आज के लेक्चर में कि हमने दो चीज़ें देखी, एक देखा कि कॉस्ट, और एक देखा टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है, जीसीसी क्या होता है, एससीसी क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, बीओ। अब इसका पर्पस क्या है कि अगर पूछ लेना कि कोई कि जीसीसी क्या होता है इंटरव्यू में, तो बता देना कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन होती है, वो सब सेम होती है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में सेम होती है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन प्रोजेक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर झुंझुनू में कोई प्रोजेक्ट करवा रहा है और जयपुर में कोई करवा रहा है तो वो वेरी कर सकता है। झुंझुनू जयपुर ही नहीं, जयपुर में भी कोई दो तीन तरह के प्रोजेक्ट करवा रहा है तो वो वेरी करेगा प्रोजेक्ट वाइज। एनआईटी सबसे पहले इशू होती है, बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है, और टेंडर ड्राइंग्स होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको सही से समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने जहाँ तक है सही समझाने का कोशिश किया है कि एक पूरा प्रोजेक्ट लेके उसमें क्या क्या होता है वो दिखाया है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और इसको भी यहीं ख़त्म करते हैं।